Okay, so now today our topic is isomerism. Isomerism दो वर्ड्स हैं. Iso means same, mers का मतलब है parts are units. Parts are units. तो इसकी डेफिनेशन सिंपल है कि दो ऐसे कंपाउंड फॉर एग्जांपल मेरे पास दो कंपाउंड हैं. मेरे पास एन ब्यूटेन है और मेरे पास आइसोब्यूटेन है. ठीक है. तो मेरे पास क्या चीज है, मेरे पास एन ब्यूटेन है और मेरे पास आइसोब्यूटेन है. दोनों में फर्क है. फर्क किस चीज का है? दीज जो दो पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैं, इनमें क्या चीज है कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 दोनों का. यानी आइसोमर्स दो ऐसे पेयर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, पर उनकी प्रॉपर्टीज इस वजह से डिफरेंट होती हैं. उनकी प्रॉपर्टीज इस वजह से डिफरेंट होती हैं क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर में फर्क होता है, कनेक्टिविटी में फर्क होता है, बॉन्डिंग पैटर्न में फर्क होता है, बॉन्डिंग सीक्वेंस में फर्क होता है, सरफेस एरिया में फर्क होता है, एक्सटेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में फर्क होता है. इस वजह से प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज. मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है पर उनकी इन दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी. क्यों डिफरेंट होंगी? ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. इसको हम क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म कहेंगे. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म होती क्यों है? हमने पढ़ा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे कौन से कंपाउंड होते हैं? कोवेलेंट. कोवेलेंट. तो अगर आपके पास कोई आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल होता है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक पॉजिटिव आयन है, ठीक है, हमारे पास एक पॉजिटिव आयन है तो इसको नेगेटिव आयन किसी भी एंगल से किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच कर सकता है. यानी ये डायरेक्शन लेस होता है. ठीक है. नेगेटिव आयन इसको कहीं से भी क्या कर सकता है? अप्रोच कर सकता है. तो इस वजह से कहते हैं आयनिक बॉन्ड जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल. ठीक है. जब कोवेलेंट बॉन्ड की बात आती है तो हम कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ठीक है. तो अगर हमने देखा कि मीथेन में बॉन्ड कैसे बनता है कि मीथेन की ज्योमेट्री ऑलरेडी फिक्स होती है कि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा, तो बॉन्ड सिर्फ इसी डायरेक्शन में ही बनेगा. बॉन्ड सिर्फ इसी डायरेक्शन में बनेगा. कोवेलेंट बॉन्ड को डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है. ठीक है. बॉन्ड इधर ही बनेगा. इसमें देखिए कहीं पे भी बॉन्ड बन सकता है. तो कोवेलेंट बॉन्ड में डायरेक्शनल कैरेक्टर होने की वजह से न सिर्फ आइसोमेरिज्म पॉसिबल है बल्कि बहुत ही फ्रीक्वेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. आइसोमेरिज्म अकर्स ड्यू टू डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. आइसोमर किस चीज में डिफरेंट हो सकते हैं भाई? फिजिकल प्रॉपर्टीज में, सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटीज, थर्मल स्टेबिलिटीज, डायपोल मोमेंट. ये जो दो कंपाउंड हैं इनके चेंज हो सकते हैं. जरूरी नहीं कि सारी की सारी डिफरेंसेस इसी में मौजूद हो. वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का आइसोमर है. फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, सिस्ट्रांस आइसोमर है, या लिवो या डेक्स्ट्रो आप आइसोमर किस टाइप के हैं, उस बेसिस पे प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी. केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो जो टाटोमर्स होते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं क्योंकि उनमें फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है. ग्रुप डिफरेंट क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है डिफरेंट होता है. इस वजह से एबिलिटी टू रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट ही आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स में मिलेगा. एक आइसोमर ऐसे होते हैं जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, दूसरे एंटी क्लॉकवाइज. एक प्लस होते हैं, दूसरे माइनस. एक डी होते हैं, एक एल होते हैं. ठीक है. तो आइसोमेरिज्म इज नॉट ओनली पॉसिबल, कि न सिर्फ आइसोमेरिज्म पॉसिबल है बल्कि मोर फ्रीक्वेंट होगी. जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ते जाएंगे. तो सिंपल सी बात कि आइसोमर्स आर सच पेयर ऑफ कंपाउंड्स सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज. अब कौन सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी? ये टाइप ऑफ आइसोमर्स पे डिपेंड करता है. प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी. क्यों डिफरेंट होंगी? ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. एटम्स की अरेंजमेंट जो है चेंज होगी, इस वजह से प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी. आइसोमेरिज्म क्यों होती है? सिंगल लाइन का आंसर, ड्यू टू डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है. ऑर्बिटल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप करती हैं. यहां पे एक्स एक्सिस पे बॉन्ड बना, इसको तोड़ के हमने वाई वाले को एक्स के साथ, एक्स वाले को वाई के साथ, दोनों डिफरेंट एटम थे तो दो डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाएंगी. तो प्रॉपर्टीज में थोड़ा बदलाव आएगा, चेंज आएगा. इसके लिए सच पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स. मैं इसको सेव करता हूं.
और आइसोमेरिज्म किस चीज पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ते जाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि जो नंबर ऑफ आइसोमर्स है, नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्रीज कंटिन्यूअसली एज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज। जिस तरह से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे तो आइसोमर्स भी बढ़ते जाएंगे। उसके बाद क्या चीज है कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होने चाहिए कि एक कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करे? अगर तो आपके पास हाइड्रोकार्बन है, अगर तो आपके पास हाइड्रोकार्बन है, कोई भी है, हाइड्रोकार्बन कोई भी हो सकता है, कुड भी अल्कीन, अल्केन, अल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इसमें कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 4। ओपन चेन कंपाउंड के लिए कितने कार्बन चाहिए? 4 कार्बन, ठीक है। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन तक कोई आइसोमर नहीं होता, एक ही स्ट्रक्चर होती है। ब्यूटेन से आइसोमेरिज्म शुरू होगी। एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन 2 आइसोमर होंगे, पेंटेन के 3 होंगे, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ते जाएंगे। पर एक बात ध्यान में रखें, कम से कम 4 कार्बन चाहिए अगर कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है। तो अगर तो कंपाउंड जो है मोनोफंक्शनल है, मोनोफंक्शनल उसको कहते हैं जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप हो, और पॉलीफंक्शनल है, ठीक है, यानी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं, तो फिर कम से कम जो नेसेसरी कार्बन होने चाहिए 2। तो मैंने इधर एग्जांपल लिखा हुआ इथाइल अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर। ये देखिए 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, CH3 CH2OH, एक फंक्शनल ग्रुप है। इसका आइसोमर क्या होगा? डाइमिथाइल ईथर। अब दोनों में फंक्शनल ग्रुप चेंज है, ठीक है, दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, दे आर व्हाट? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स जो होते हैं, ठीक है, तो 3 गलती से लिखा था प्रिंसिप, मैंने अभी करेक्शन कर दिए, तो ये आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए 2 कार्बन वाले हैं, मोनोफंक्शनल है, एक एक फंक्शनल ग्रुप है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, C2H6O। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पर दोनों की प्रॉपर्टीज चेंज होंगी क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप चेंज है। उसके बाद मिनिमम कार्बन एटम्स 2 होने चाहिए अगर एक या एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपीन डज नॉट शो आइसोमेरिज्म। इथीन भी अगर इधर लगा दो, मैं लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो कम से कम अगर 3 कार्बन होंगे तो देयर विल बी नो आइसोमर। 4 होंगे तो फिर जो है एक आइसोमर बनेगा, 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, इन ब्यूटीन, आइसोब्यूटीन, ठीक है। तो फिर यानी ब्रांच वगैरह लग सकती है। कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए और इसके लिए 2 कार्बन होने चाहिए। इसको मैं सेव करता हूं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? हमने क्या डिस्कस किया, एक बार मैं रिपीट कर लेता हूं कि आइसोमेरिज्म ड्यू टू डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आइसोमर्स को सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। अब अगर उनमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, पर क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंस है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। कौन सी? ऑलरेडी टोल्ड यू थ्राइस बिफोर कि टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कौन सी, उस हिसाब से प्रॉपर्टीज वेरी करेंगी। उसके बाद आइसोमेरिज्म क्यों होती है? ड्यू टू डायरेक्शनल कैरेक्टर। कितने आइसोमर होंगे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। कम से कम कितने कार्बन चाहिए? अगर हाइड्रोकार्बन है तो 4 चाहिए। यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ मैंने, ठीक है, और ये चार्ट किसके लिए वैलिड है? नंबर ऑफ अल्केन्स के। ये कौन से? सिर्फ एक ही टाइप है, स्केलेटल आइसोमर्स। स्केलेटल या इसको क्या कहेंगे? चेन आइसोमर, दूसरे नहीं है ये, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स देखेंगे तो वो बहुत हो जाएंगे, हम खाली बात करें चेन आइसोमर। मीथेन कह रहा कि कोई स्ट्रक्चर नहीं, एक ही आइसोमर बनेगा। इथेन कोई दूसरा आइसोमर नहीं बनेगा, ठीक है। प्रोपेन कोई भी दूसरी स्ट्रक्चर नहीं बन सकती, ठीक है। ब्यूटेन 2 स्ट्रक्चर बनेंगी, एक सीधा ब्यूटेन, एक ट्रेडा ब्यूटेन, ब्रांच वाला ब्यूटेन। तो ये एन और ये क्या हो गया? आइसो हो गया। इसी तरह से नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 5 हैं तो आइसोमर कितने हो गए? 3। एन, आइसो और नियो। नियो में कितनी ब्रांच होंगी? 2। तो ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं, यहां पे देखें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ने से क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ आइसोमर्स बढ़ रहे हैं। अब देखिए 75 डिकेन्स होंगे, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला यही होगा C10H22, C10H22, पर 75 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं।
तो 75 डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले डीकेन्स होंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, होंगे भी डीकेन, पर उनकी जो स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, चेंज होगी। तो नंबर ऑफ आइसोमर्स डिपेंड करता है कि कार्बन कितनी, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ते जाएंगे। तो मैं सेव करता हूं और हम आगे आते हैं टाइप्स। टाइप्स कौन सी हैं आइसोमर्स की? अब देखिए दो मेजर क्लासेस हैं आइसोमर्स के, कौन कौन से उसको डिस्कस करते हैं। तो आइसोमर्स के दो मेजर क्लासेस, आइसोमर्स के दो मेजर क्लासेस कौन कौन से? स्ट्रक्चरल, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल, और दूसरी होती है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल नहीं, स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये दो मेजर टाइप्स हैं। एक तीसरी होती है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, एक तीसरी टाइप ही होती है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, उसको कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, उसको रहने देते। कन्फर्मर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अगेन 6 टाइप, चेन और स्केलेटल आइसोमेरिज्म। उसके बाद दूसरी है पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। फिर है मेटामेरिज्म या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, पहले कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नंबर 4 मेटामेरिज्म। नंबर 5 टाटोमेरिज्म। नंबर 6 रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये होगी, इसके दो टाइप्स होते हैं, फर्दर क्लासिफाइड इनटू ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से दो टाइप भाई? सिस एंड ट्रांस, सिस एंड ट्रांस। फिर इसके दो टाइप होते हैं, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसके दो टाइप होते हैं, कौन कौन से भाई? डी आर प्लस, एल आर माइनस। तो अब हम कोशिश करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, इन दोनों में क्यों इनको इस दोनों क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, इसको थोड़ा जो है हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, कोई फार्मूला नहीं होता, ठीक है, वो फार्मूला कंपाउंड पे वैलिड नहीं होता, किसी के लिए आप बना सकते हो, ठीक है। वैसे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे फार्मूले, पर वो काम नहीं करते, उसी में कोई ना कोई एक्सेप्शनल होता है, केस होता है, और इतना याद करने की हमें जरूरत भी नहीं है। स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, ठीक है, तो इनके टाइप जो है ये हैं, और इनके ये टाइप है, इसको तो बारी बारी हम एक एक को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसके मेजर डिफरेंसेस क्या है इसको पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ये दोनों जो आइसोमर्स हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर्स में फर्क क्या होता है? पहला पहला फर्क जो है, डेफिनेशन। आइसोमर्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट एटॉमिक कनेक्टिविटी, एटम की कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी। आइसोमर्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी भी सेम है, इसे इधर कनेक्टिविटी डिफरेंट है, इधर कनेक्टिविटी सेम है, स्पेशल अरेंजमेंट। थोड़ा सा कंपेयर करते चलते हैं, एक स्ट्रक्चर लिखते हैं पेयर आइसोमर्स का, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी ऑप्टिकल। तो मेरे पास है, ठीक है, इसके बाद मेरे पास है आइसोब्यूटेन, CH3 CH3, ठीक है।
अच्छा, या थोड़ा समझने के लिए कुछ फंक्शनल ग्रुप लगा लेते हैं। चलिए इसको OH कर लेते हैं, या थोड़ा ओपन करके लिखते हैं, जैसे फील आए OH, हाइड्रोजनवा 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 हाइड्रोजन, ये हो गया क्या, इथाइल अल्कोहल। हमारे पास है डाइमिथाइल ईथर, दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है ना, बिल्कुल है। बस हम उठा सकते हो कि हैं, यस। व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, और ये क्या है, डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर। दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O, बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इधर आते हैं, हमारे पास है H2 ब्यूटीन, एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो भैया ये क्या है, सिर्फ 2 ब्यूटीन ट्रांस 2 ब्यूटीन। यहां पे लाइन खींच लेते हैं, ये स्ट्रक्चरल है, तो ये क्या है, ये आपका स्टीरियो है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस, ठीक है, डेफिनेशन कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट एटॉमिक कनेक्टिविटी। ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक कनेक्टिविटी की बात कैसे है, देखिए, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, कार्बन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कार्बन, एटम की कनेक्टिविटी सेम है कि डिफरेंट है। इस कंपाउंड में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन के साथ दोनों कार्बन, इधर एक कार्बन से बॉन्डेड था, तो एटम की कनेक्टिविटी डिफरेंट है। इसमें एटम की कनेक्टिविटी सेम होगी, CH3 के साथ C डबल बॉन्ड, CH3 के साथ C डबल बॉन्ड, यानी इसमें जो एटम्स की कनेक्टिविटी है वो डिफरेंट है। ठीक है, इसमें जो है आपकी जो बॉन्डिंग सीक्वेंस है, बॉन्डिंग पैटर्न है, वो सेम डिफरेंट होगा, इसमें बॉन्डिंग पैटर्न सेम होगा। मिथाइल के साथ, ये देखें, मिथाइल के साथ डबल बॉन्ड कार्बन, मिथाइल के साथ डबल बॉन्ड कार्बन, फिर दूसरे कार्बन पे आए तो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ मिथाइल और हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ मिथाइल और हाइड्रोजन। इनमें क्या है कि कनेक्टिविटी सेम है, बॉन्डिंग पैटर्न भी सेम है, बॉन्डिंग सीक्वेंस भी सेम है, बट स्टिल स्पेस में अरेंजमेंट चेंज है। किस तरह से अरेंजमेंट चेंज है कि यहां पे देखें कि 2 मिथाइल ग्रुप ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, यहां पे मिथाइल ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, तो स्पेस में इनकी अरेंजमेंट चेंज है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर चेंज है, अदरवाइज उनकी कनेक्टिविटी इस जैसी नहीं है। जैसे इसमें यह है कि फर्क है कि कनेक्टिविटी में डिफरेंट एटम्स को कनेक्टेड है, इसमें ऐसा नहीं। तो वापस आते हैं, दूसरी क्या पॉइंट है, अरेंजमेंट, डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न्स एंड कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स। देखें, डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न है, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, फर्क आ गया, कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन, फर्क आ गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, बॉन्डिंग पैटर्न का भी फर्क है, डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट एटम्स से जो है कनेक्टेड है, उसमें फर्क है। ठीक है, आगे क्या चीज है, इसमें क्या है, सेम बॉन्डिंग पैटर्न बट डिफरेंट 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन। देखें, बॉन्डिंग पैटर्न बिल्कुल सेम है, CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3 की बॉन्डिंग पैटर्न है। फर्क क्या आया कि 3 डायमेंशनली ये मिथाइल इधर आ गया, हाइड्रोजन ऊपर चला गया। ठीक है, सिर्फ क्या हुआ है कि ग्रुप ऊपर नीचे चढ़ गए, यानी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट चेंज हुई है, अदरवाइज एटम्स उसी एटम के साथ कनेक्टेड है। मिथाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड, मिथाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड, कनेक्टिविटी चेंज नहीं हुई, यहां पर कनेक्टिविटी चेंज है। आगे क्या चीज है, सब टाइप, चेन पोजीशन, ज्योमेट्रिकल, ये ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन वेरी सिग्निफिकेंटली ड्यू टू डिफरेंस इन कनेक्टिविटी, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, किसकी, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की, वो बहुत ज्यादा चेंज होंगी क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी डिफरेंट हो जाती है, कहीं कहीं फंक्शनल ग्रुप ज्यादा चेंज हो जाता है। अब देखें, अल्कोहल और ईथर जो है वो एक दूसरे के क्या है,
फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, अल्कोहल वाटर सॉल्युबल होते हैं, ईथर भी वाटर सॉल्युबल होते हैं, पर अल्कोहल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और ईथर्स में डायपोल डायपोल फोर्स होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो अल्कोहल्स की कंपैरेटिवली जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके वैल्यूज क्या होंगे, हाई होंगे एज कंपेयर टू ईथर्स। उसके बाद क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज में हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी इन फंक्शनल ग्रुप्स, वो डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ आइसोमर क्या है। अगर टाटोमर्स हैं आपके पास और आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है, ठीक है। इनमें क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप सेम है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बायोलॉजिकल एक्टिविटी में बहुत सारा फर्क पड़ता है। देखिए, हमने पढ़ा है कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। तो एक आइसोमर पे अगर एंजाइम एज अ कैटलिस्ट काम करता है तो दूसरे सबस्ट्रेट में जो दूसरा आइसोमर होगा उस पे एंजाइम काम नहीं करेगा, उस पे एंजाइम काम नहीं करेगा। तो ये आइसोमर जो है इनकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो बहुत डिफरेंट होती है, नॉर्मली इनके केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। उसके बाद क्या चीज है, कायरलिटी, पढ़ेंगे आगे चल के कि ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ऐसा कार्बन हो जिसके साथ चारों ही डिफरेंट ग्रुप बॉन्डेड हो। अगर एक कार्बन के साथ इस टाइप का कार्बन है कि इधर ए लगा हुआ है, इधर बी लगा हुआ है, इधर सी लगा हुआ है, इधर डी लगा हुआ है, तो दिस कार्बन इज कॉल्ड कायरल कार्बन एटम। तो जिस कंपाउंड में ये कायरल कार्बन होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ठीक है। तो कायरलिटी प्ले रोल इन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी का कोई रोल नहीं है, कायरलिटी का कोई रोल नहीं है। एग्जाम्पल्स को रहने देते हैं, ठीक है। उसको एक मरतबा अपनी नजर से देख लें, किस फंक्शन को दोबारा रिपीट करना है, किस प्रॉपर्टी को, तो मुझे बताएं, मैं स्ट्रक्चर पे चल के आपको दोबारा रिपीट करता हूं, मिनट देता हूं, आप देख लें इसको। आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। यस गाइस, एक मरतबा देख लें। यस यस, देख रहा हूं मैं। बता तो दिया आयनिक बांड के बारे में भाई। आयनिक बांड को, पॉजिटिव आयन को कहीं से भी नेगेटिव आयन अप्रोच कर सकता है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। पढ़ेंगे भाई, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म अभी पढ़ना, ये तो मैंने आपको डिफरेंस बताया। ये सारी चीजें हमने, ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ईच एंड एवरी टाइप हमने करनी है, ईच एंड एवरी टाइप, ये टू बी डिस्कस्ड। ये तभी तो मैंने आपको सिर्फ टाइप बताई है, चार्ट बनाया, ये डिस्कस करेंगे, ये इसके बाद ज्योमेट्रिकल, फिर ये, फिर ऑप्टिकल, फिर ये, फिर ये, दीज आर द थिंग्स टू बी डिस्कस्ड, ठीक है। चलें, तो आपकी दो चार बातें जो मैंने नोट की। पहली बात, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। देखें, आपके पास सिस ट्रांस आइसोमर है, ठीक है। ये देखें, मान लेते हैं एक चीज कि इस तरह से है, ठीक है, सिस आइसोमर, ठीक है। तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो इसको बाउंड कर सकती है, दोनों अल्काइल ग्रुप को, यानी उसकी जो ओपनिंग है कुछ इस टाइप की, एक्टिव साइट की। तो इस साइड से तो वो एंजाइम से अटैच हो जाएगा, एंजाइम अपना कैटालिटिकल जो फंक्शन है वो कैरी करेगा। अगर आपका ट्रांस आइसोमर है, आर इधर आ गया, आर इधर आ गया, इधर एच आ गया, इधर, ठीक है, तो एंजाइम जो है हाइड्रोजन से में भी अटैच ना हो सके, क्योंकि हाइड्रोजन आर से डिफरेंट है, हाइड्रोजन आर से क्या है, डिफरेंट है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी एक आइसोमर की दूसरी होगी ऑप्टिकल आइसोमर्स की, ठीक है, ऑप्टिकल नहीं, सॉरी, स्टीरियो आइसोमर की। जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, एक पे एंजाइम काम करेगी तो पॉसिबल है दूसरे पे ना करे। ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी का हो गया, इसको मैं हटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उस पे आते हैं, भी आते हैं, ठीक है। तो हम पहले पहली टाइप कर लें आइसोमेरिज्म की। पहली टाइप जो है वो है स्केलेटल और चेन आइसोमेरिज्म। तो व्हाट इज द चेन और स्केलेटल आइसोमेरिज्म? तो देखते हैं उसमें सेम क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का रोल क्या है। तो नंबर पहली, स्ट्रक्चरल आइसोमर का पहला पार्ट, चेन और स्केलेटल आइसोमेरिज्म, चेन और स्केलेटल आइसोमेरिज्म, ठीक है बेटा। तो द आइसोमर हैविंग, ऐसे आइसोमर्स जिनको क्या हो, हैविंग सेम, सेम क्या हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम क्या हो, फंक्शनल ग्रुप, सेम क्या हो, केमिकल प्रॉपर्टीज, कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती है।
केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर सेम क्या हो, सेम टाइप ऑफ कोहेसिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स एक जैसी हो, ठीक है। फिर डिफरेंट क्या होगा, इतनी सारी सिमिलरिटीज हैं, डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगी कार्बन स्केलेटन, कार्बन की चेन में फर्क होगा, कार्बन की चेन में फर्क क्या होगा, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, स्ट्रेट चेन एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, चार ब्रांच, ठीक है। सरफेस एरिया में फर्क होगा, ठीक है। और स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव फोर्स, यानी जो भी कोहेसिव फोर्स होगी उसकी स्ट्रेंथ में फर्क आएगा। क्यों आएगा, उसके बाद भाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद विस्कोसिटी, उसके बाद फ्लूइडिटी, इन प्रॉपर्टीज, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनमें फर्क आएगा। क्यों आएगा, इस चीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्यों आएगा इसको इसमें करते हैं, ठीक है। तो चेन और स्केलेटल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो चेन और स्केलेटल आइसोमेरिज्म में क्या सेम होगा, क्या डिफरेंट होगा, एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास है भैया CH3, CH2, 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 CH3। हमारे पास क्या है, N पेंटेन। हमारे पास क्या है, CH3, CH, CH3, CH2, CH3, ठीक है। हमारे पास क्या है, CH3, हमारे पास है नियोपेंटेन, CH3, CH3। तो आप जरा गौर फरमाएं, अपनी प्यारी आंखों से देखें। While moving from N-pentane to isopentane, isopentane to neopentane, आपको अपनी प्यारी आंखों से क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये सारे पेंटेन हैं, सारे पेंटेन, तो सारे क्या हैं, C5H10 है, C5 सॉरी H12, ऑल ऑफ दीज आर C5H12। मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम है, पर किस में फर्क है, लेंथ ऑफ द कार्बन चेन में फर्क है, लेंथ ऑफ द कार्बन चेन में फर्क है। किस में फर्क है, सरफेस एरिया में फर्क है। लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। स्मॉल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कम है, ठीक है। इस पे आने से पहले एक चीज और करते हैं, व्हाट भी करते हैं। तो ऑल हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर, ठीक है। कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, क्या होते हैं, नॉन पोलर। क्यों होते हैं नॉन पोलर, ठीक है। क्योंकि पोलर होने के लिए व्हाट इज नेसेसरी, कार्बन पता नहीं कितने नंबर है, हाइड्रोजन पता नहीं कितने नंबर है। तो पोलर होने के लिए क्या जरूरी है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, 2.1 एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 0.4। टू बी अ पोलर कंपाउंड, पोलर होने के लिए व्हाट इज नेसेसरी कि ये डिफरेंस 0.5 आना चाहिए। ये डिफरेंस कितना आना चाहिए, 0.5 आना चाहिए। तो ये 0.4 है, ठीक है। तो इफ इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस से हमें नेचर ऑफ बॉन्ड का पता चलता है, ठीक है। इफ द डिफरेंस इज लार्जर देन 1.7 तो बॉन्ड क्या ठहरेगा, आयोनिक। इफ डिफरेंस इज लेस देन 1.7 बॉन्ड क्या होगा, कोवेलेंट, ठीक है। इफ द डिफरेंस इज इक्वल टू 1.7 बॉन्ड भाई 50% कोवेलेंट, 50% क्या होगा, आयनिक होगा, क्योंकि एग्जैक्टली 1.7 है, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन डिफरेंस 0 to 0.4 है तो बॉन्ड क्या होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट, नॉन पोलर कोवेलेंट होगा, ठीक है। अगर डिफरेंस जो है
वो इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.5 बट लेस देन 1.7, यानी 0.5 के बराबर हो या उससे बड़ा हो पर 1.7 से कम हो, तो बांड कौन सा होगा? पोलर कोवेलेंट बांड। पोलर कोवेलेंट बांड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से हमें नेचर ऑफ बांड का पता चलता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर की बात है, हम इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं करता क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ये कैटेगरी हाइड्रोकार्बन इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये क्या होंगे? एज ए होल पोलर होंगे कि नॉन पोलर? नॉन पोलर होंगे। अब एक चीज और कि पोलर मॉलिक्यूल्स में दो किस्म की अट्रैक्टिव फोर्सेस हो सकती हैं। कौन सी बाबा? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कब होगा? अगर हाइड्रोजन फोन करे, अगर हाइड्रोजन मिस कॉल देने की जगह पे फोन करे। मतलब क्या हुआ? सिंपल सा मतलब कि अगर हाइड्रोजन डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, तो देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब इनके अलावा ऐसे कंपाउंड जिनका इलेक्ट्रॉन डिफरेंस इस रेंज में आए वो पोलर होंगे, ठीक है। तो दूसरी जो फोर्स होती है डायपोल डायपोल फोर्स होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी डायपोल डायपोल फोर्स है, इसमें भी दो डायपोल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होती है, पर डायपोल फोर्स से ये स्ट्रांग होता है। डायपोल फोर्स से ये क्या होता है? स्ट्रांग होता है, ठीक है। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत, उसके बाद डायपोल डायपोल फोर्स, उसके बाद लंदन डिस्पर्शन फोर्स। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कौन सी फोर्स होती है? लंदन डिस्पर्शन फोर्स। ये किस में होती है? नॉन पोलर या हाइड्रोकार्बन में लंदन डिस्पर्शन फोर्स होगी। ये दोनों फोर्स किस में होती है? पोलर में। अब पोलर की टाइप क्या है? क्या पोलर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है? क्या हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली बॉन्डेड टू फ्लोरीन है? तो देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन है? देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड टू नाइट्रोजन है? फिर भी देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर इनके अलावा कोई भी पोलर मॉलिक्यूल है तो उसमें कौन सी फोर्स होगी? लंदन। यानी ऑल पोलर एक्सेप्ट फोन कि ये जो मेंशन्ड कैटेगरीज हैं इनके अलावा जो भी पोलर होंगे उनमें डायपोल डायपोल फोर्स होगी। फिर HCl हो गया, Br हो गया, HI हो गया, CCl जो है आपका CH3l3 हो गया, ठीक है, या क्लोरोमीथेन हो गया। तो ये आपके डायपोल डायपोल कैटेगरी में आएंगे, ठीक है बेटा। यहां तक क्लियर है? ये दो बातें कि पोलर मॉलिक्यूल में दो किस्म की फोर्सेज होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड या डायपोल डायपोल फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड लिमिटेड है, सिर्फ 3 एलिमेंट बनाते हैं। व्हाट आर दोस? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है इनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्स होती है। इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके, चलें। तो नेक्स्ट चीज क्या है कि ये जो लंदन डिस्पर्शन फोर्स है, London dispersion force, it is directly proportional to, it is directly proportional to number of atoms। के मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, जितने बढ़ाते जाएंगे तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स बढ़ती जाएगी। आपने क्या किया? आप मीथेन पे आए, मीथेन से किधर आए? इथेन पे, इथेन से किधर आए? प्रोपेन पे। आप देखें कि हाइड्रोजन एटम और कार्बन एटम दोनों बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वाइल मूविंग फ्रॉम मीथेन टू लंदन डिस्पर्शन फोर्स क्या होती जाएगी? स्ट्रांग होती जाएगी, स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि है तो सारे नॉन पोलर, पर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्स बढ़ती जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। होमोलॉगस सीरीज है, 14 मास क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, प्लस होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइज ऑफ मॉलिक्यूल, जाहिर है नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे, मास भी बढ़ रहा है तो साइज भी बढ़ेगी, ठीक है। नंबर, ठीक है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ये फैक्टर तब काम का होता है दीज थ्री आर कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है? कि नंबर ऑफ एटम्स एक जैसे हैं, एक जितने हैं बल्कि। उसके बाद क्या चीज है? मॉलिक्यूलर मास भी एक जितना है और साइज ऑफ मॉलिक्यूल भी एक जितनी है मॉलिक्यूल। देर मथा खा रहा है।
ठीक है। उसके बाद क्या चीज है, उसके बाद सरफेस एरिया भी सेम है, सरफेस एरिया भी सेम, अगर सॉरी ये तीन फैक्टर अगर सेम है फिर सरफेस एरिया जो है वो तभी काम करेगा व्हेन सरफेस एरिया वर्क्स व्हेन अबो 3 आर कांस्टेंट, अबो 3 आर कांस्टेंट। आखिरी चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, कि जितनी ब्रांचिंग बढ़ाओगे तो सरफेस एरिया कम होगा। थोड़ा सा वापस आपको याद दिलाएं, क्या हो रहा है, सरफेस एरिया ज्यादा, सरफेस एरिया कम हो रहा है, लार्ज से स्मॉल हो रहा है। ठीक है, अब इस कैटेगरी में क्या है कि नंबर ऑफ एटम सेम है C5H12, मॉलिक्यूलर मास भी सेम है, ओवरऑल स्पेस भी मॉलिक्यूल उतनी जगह ले रहा है, इधर स्ट्रेट चेन में ले रहा है, इधर एक ब्रांच में बढ़ गई साइड, इधर 2 ब्रांचेस लगी तो साइडें खाली हो गई। ठीक है, तो सरफेस एरिया कम हो रहा है, सरफेस एरिया कम हो रहा है। अब सरफेस एरिया कम होने से, सरफेस एरिया कम होने से क्या होगा, एक क्या होगा, इधर देखिए जरा, सरफेस एरिया से ब्रांचिंग से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी है, तो इधर ब्रांचिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है, 1 ब्रांच 2 ब्रांच, सरफेस एरिया कम हो रहा है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी कि चेंज होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी कि चेंज होंगी। आप जो बार बार पूछ रहे थे कि फिजिकल प्रॉपर्टी इस तरह से चेंज होंगी क्योंकि एक्सटेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स चेंज हो जाएगी, एक्सटेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स चेंज हो जाएगी, इस वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। हैव यू गॉट द पॉइंट? तो ये कहां पे मिलेगा आपको, चित्तू कह रहा है कि दिस आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन ऑल टाइप ऑफ कंपाउंड्स, ओपन चेन कंपाउंड्स, क्योंकि रिंग चेन आइसोमेरिज्म में तो ओपन चेन में होगी, ओपन चेन कंपाउंड, तो जितने भी ओपन चेन कंपाउंड्स हैं उन सब में ये पॉसिबल होता है, उन सब में ये पॉसिबल होता है कि ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं। फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो, ठीक है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो, अगर फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, पर ठीक है फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको मैं सेव करता हूं, हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड इज व्हाट, पोजीशन आइसोमेरिज्म। नंबर 2 पोजीशन, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब देखिए नाम से जाहिर है, तो इनमें क्या होगा, द कंपाउंड्स हैविंग सेम, कंपाउंड्स हैविंग सेम क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद सीपी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिर डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होती है रिएक्टिविटी, पहले पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप जिसमें डिफरेंस है, पोजीशन ऑफ Fg फॉर फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, इनकी पोजीशन में फर्क हो, ठीक है, तो तभी ये पोजीशन आइसोमर्स बनते हैं। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट नहीं होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज, भाई क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद क्या डिफरेंट होगा, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी। अब देखिए अगर केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो रिएक्टिविटी डिफरेंट कैसे होगी, देखिए दो अलग बातें हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज मींस टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या होंगे, अगर आपके पास 1 ब्यूटीन है, अगर आपके पास 2 ब्यूटीन है, दोनों एडिशन रिएक्शन देंगे, ये होगा कि रिएक्टिविटी कैसी है, किस टाइप के रिएक्शंस देते हैं। अब दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 2 ब्यूटीन, जल्दी रिएक्ट कौन करेगा, 1 ब्यूटीन, तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप रिएक्टिविटी कहोगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन आइसोमर्स का चेंज होगा, पर केमिकल प्रॉपर्टीज टाइप ऑफ रिएक्शन, वे टू रिएक्ट वो सेम होगा। ठीक है, तो ये फर्क है। तो भाई कोई एग्जांपल कर लें, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, दिस इज व्हाट 1 ब्यूटेन, दिस इज व्हाट 1 ब्यूटेन। उसके बाद भाई CH3 CH डबल बॉन्ड CH
CH3, ये क्या हो गया 2 ब्यूटेन। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट कार्बन पे 1 2 3 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे, डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे। भाई फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर लो, CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। ये हो गया n प्रोपाइल अल्कोहल, ये हो गया 2 प्रोपेनॉल। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। 1 कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप, 2 कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप, ये फर्क आ गया। अब अल्कोहल है, रिएक्टिविटी तो सेम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन में जरूर फर्क आएगा। एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि जितना हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा, लेकिन डबल बॉन्ड के बाहर 2 अल्काइल लगे हुए, 1 2, डबल बॉन्ड के बाहर 1 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड के बाहर 2 मिथाइल है, तो ये डबल बॉन्ड प्रोटेक्टेड है। 2 अल्काइल ग्रुप इसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, आगे चल के अल्कीन में पढ़ेंगे फैक्टर्स में, ठीक है। पर क्योंकि डबल बॉन्ड के बाहर 2 बड़ी ग्रुप हैं जो एडिशन को क्या करेंगे, रोकेंगे। इसके बाद इस साइड से कोई नहीं है रोकने वाला, इस साइड पे इथाइल ग्रुप, ठीक है। तो एक साइड से ये ओपन है तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। इधर आए, अगर आपने डिहाइड्रेशन रिएक्शन को पढ़ा हुआ है, ठीक है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, इधर से OH इधर से H निकले तो डबल बॉन्ड बनेगा। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होता है कि टर्शियरी इज मोर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर देन प्राइमरी। अब हो तो डिहाइड्रेशन रही है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ठीक है। ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये सेकेंडरी, दोनों में डिहाइड्रेशन हो रही है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन तो सेम है, बट जल्दी कौन होगा, सेकेंडरी होगा। अगर टर्शियरी होता तो वो ज्यादा होता। एक सेकेंडरी है, एक वो है, ठीक है। तो पोजीशन चेंज करने से रिएक्टिविटी यानी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा। बाकी कौन कौन से कौन नहीं देंगे, दिस आइसोमेरिज्म इज नॉट एग्जिबिटेड बाय, कौन नहीं देगा भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं, इनकी पोजीशन इधर नहीं हो सकती। अल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद दूसरे भी हो सकते हैं, एसिड हैलाइड्स, अमाइड्स, ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। बाकी आपके अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, अल्कोहल्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, भाई 1 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरो सॉरी क्या कहते हैं 1 2 डाइक्लोरोब्यूटेन 1 4 डाइ, तो ये क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। तो आज के लिए आपके लिए इतनी काफी है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना जाएं। Do you have question? If no, leave the class. Guys, you have any question? कर लिए हैं पिक्चर्स, इसको कर लेता हूं बस, ऑलरेडी सेव्ड। और कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अभी पूछें। बायो क्या होगा, वो क्या होगा, ठीक है। जो भी पूछना है पूछें, एनी क्वेश्चन। ओके, जिसको नहीं है वो लीव करें। ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, नामदेव ट्रांस ज्यादा होता है, ये पढ़ेंगे आगे चल के, हम पढ़ेंगे क्यों होता है वो भी पढ़ेंगे। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज माई नेम? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है मुझे ही पता नहीं। मेरा दिस इज सर राजेश साहब। परी मेरा नाम ये है। लास्ट वाला कौन सा लास्ट वाला? ये वाला, दिस वन, ये वाला। अब ये जब आप रिएक्शन करेंगे ना उस वक्त समझेंगे। अगर आपने एक मरतबा पढ़ा हुआ है, अगर आपने एक मरतबा पढ़ा हुआ है सच इज डिहाइड्रेशन, तो फिर आपको पता होगा। अगर आप पहले नहीं पढ़े हो तो फिर आप वेट करें, जब हम अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे तभी आपको पता चलेगा। एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की बात बीबीटी ने की थी, वेस्पर ने
वेस्पर ने बार वेस्पर ने की थी शायद। मैंने अगर पीछे वीबीडी लिखा था तो गलती हो गई। इस पॉलिसी के लिए क्या बताया आपने? क्या बताया भाई? मुझे वो हाईलाइट करके भेज दें, मैं आंसर कर दूंगा। जो बताया मैंने वो हाईलाइट करके भेज दें। और कोई